हो गया सर। सुप्रभात बच्चों। आप लोग अपना अपना अटेंडेंस शो कर दीजिए। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपकी परीक्षा होने वाली है, तो परीक्षा के दरमियान तो हमको आगे कुछ भी पढ़ना नहीं है जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। परीक्षा हो जाएगी तो फिर आगे का सिलेबस तो पढ़ाना ही है। अभी फिलहाल जो है जो जिस सिलेबस को मैं पढ़ाया हूँ, बार बार उसकी पुनरावृत्ति कराया हूँ, उसी से संबंधित कुछ और भी जानकारियाँ आपको देने जा रहा हूँ। जैसे व्याकरण में जो आपने पढ़ा है, समास पढ़ा है, संधि पढ़ा है ना, तो उस सब पर थोड़ा पैनी निगाह रखना है। क्रिया भी पढ़ा है आपने, तो क्रिया में जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, ये सब जो पढ़े हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है आपको। वर्ण पर भी ध्यान देना है। व्याकरण में यही सब चीज़ अभी फिलहाल आपको मैं पढ़ाया हूँ, इन्हीं सब पर ध्यान देना है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया पर ध्यान देना है। संज्ञा से विशेषण बनाना, भाववाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, ट्रांसफर करना, ये इस पर भी ध्यान देना है। प्लस विषय वस्तु के संदर्भ में तो मुझे भी आप विश्वास है कि आप लिख दीजिएगा। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस बार की जो ये परीक्षा आपकी होगी, प्रथम आवधिक परीक्षा जो आप इस बार देने जा रहे हैं, सो मेरा विश्वास है कि यह परीक्षा आपके जीवन की पहली परीक्षा होगी। क्योंकि अभी तक आप स्कूल में कॉपी और कलम पर लिख करके वर्ग में बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठ के आप परीक्षा दिए हैं। लेकिन इस बार जो परीक्षा आपकी होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। सिर्फ आप रहेंगे, आपको जो लिखना होगा लिखिए, लेकिन उसको देखने वाले बहुत से लोग रहेंगे। क्योंकि इससे पहले आप परीक्षा दे करके जाते थे, जब आपके पेरेंट्स पूछते होंगे कि हाँ जी बच्चा बोलो कैसा परीक्षा हुआ, कोई भी लड़का ये नहीं कहता होगा कि हाँ पापा बहुत खराब परीक्षा हुआ है, मम्मी ये प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया। हाँ एकदम बिल्कुल साफ बना के चले आए हैं, धागा हम पूरा लिख दिए हैं कलम तोड़ के। तो उस अनुपात में आपका नंबर भी तो आना चाहिए ना, नंबर नहीं आ पाता है। इस बार जो आपकी परीक्षा होगी, ये परीक्षा आपका हर कोई देख सकता है। ये ओपन फ्री यूनिवर्सिटी हो गया, ये फ्री परीक्षा हो गई। जिसकी इच्छा होगी, आपने परीक्षा में क्या लिखा वो देख सकता है, आपके पेरेंट्स देख सकते हैं, स्कूल के और भी लोग जब यहाँ उसको निकाला जाएगा तो देख सकते हैं कितने लोगों के हाथ में वो आपका लिखावट पड़ेगा। तो आपकी तौहीनी ना हो जाए, आपकी शिकायत ना हो जाए, इसलिए दो चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। भाषा तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखावट शुद्ध होनी चाहिए और साफ लिखावट होनी चाहिए, कटिंग न के बराबर होना चाहिए। इन सारे बातों पर विशेष ध्यान देना है। समझ गए कि नहीं? इन्हीं सब विषय वस्तु पर मद्देनजर रखते हुए आप अपनी परीक्षा दीजिएगा और
बार की परीक्षा में आपको हर बच्चे को मिनिमम 40 मार्क्स आना ही आना चाहिए, क्योंकि इस बार आपकी कोई शिकायत नहीं बची है, सर फलाना चैप्टर नहीं पढ़े हैं या इसमें ये है वो है, किंतु और परंतु का कोई अवसर इस बार की परीक्षा में आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि आपसे भी मैंने पूछा है कि हाँ भाई बच्चों आप बतलाइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। जो कुछ बच्चे अपना प्रॉब्लम बतलाए उन प्रॉब्लम को मैंने दूर भी किया। अब आप न पूछिएगा तो इसमें मेरा क्या गलती है? मेरी तो कोई गलती नहीं। तो पूरा निष्ठा के साथ, पूरे मेहनत के साथ इस बार आप ऑनलाइन परीक्षा दीजिए और अच्छा नंबर ऑब्टेन कीजिए। अब जैसे इस बार की परीक्षा 1 घंटे की परीक्षा होगी, तो समय को नज़र रखते हुए, समय का नज़रअंदाज करते हुए क्वेश्चन भी कुछ इसी ढंग का दिया गया है जो 1 घंटा में आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें 20 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, बस एक शब्द में जवाब देना है, 1 नंबर ले लेना है, और 30 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा जो मिनिमम 60 से 70 शब्द में जवाब देना है। यद्यपि 5 नंबर प्राप्त करने के लिए एक क्वेश्चन कम से कम 100 शब्दों में होना चाहिए, 100-150 शब्द में होना चाहिए, लेकिन समय को मद्देनजर रखते हुए 50 नंबर का परीक्षा भी लेना है। बच्चे को 1 घंटा का समय ही दिया जा रहा है। इन सारे वस्तुओं पर ध्यान देते हुए क्वेश्चन बनाया गया है। इसीलिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का जरूर है, लेकिन लिखना है आपको 60 से 70 शब्द में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को आप लवार करके 100-125 शब्द में लिखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। इसलिए 60 से 70 शब्द में संक्षिप्त भाषा में प्रयोग करके और सारे क्वेश्चन को टेकअप करना। इसीलिए आवेदन पत्र नहीं दिया गया है, लेख नहीं दिया गया है, पैराग्राफ राइटिंग नहीं दिया गया है, जो परीक्षा में प्राय ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, एक आपके मनोवैज्ञानिक जांच के लिए एक आध क्वेश्चन आपको सिलेबस से बाहर का भी पूछ दिया गया है, क्योंकि आप अष्टम वर्ग के बच्चे हैं। देखना है कि इस संदर्भ में आपको कितनी जानकारी है। अब जैसे मान लीजिए अभी का जो तत्कालिक घटनाएं हो रही हैं, जैसे जीवन में किसी ने आज तक कोरोना महामारी को देखा ही नहीं था, जिससे हम और आप विगत 3-4 महीनों से युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अभी तक उसी की जीत हो रही है, हमारी हार हो रही है। फिर भी हम टीवी पर, रेडियो पर, सब जगह यही सुनते हैं, कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। अरे कब जीतिएगा? जब अभी तक कोरोना नहीं हारा, आप हार गए, तो अब कोरोना क्या हारेगा? हारे हुए व्यक्ति कोई किसी को हरा सकता है क्या? तो यही बात है, बहुत से लोगों की जाने गई हैं, है ना। कहने का मतलब कि
10-20 लाख आदमी मर जाए, उसके बाद इसका वैक्सीन तैयार हो, तो इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी इसका वैक्सीन शुरू में ही तैयार हो जाता तब होती। आज कोरोना के डर से लोग दहशत में पड़े हुए हैं, लोगों की यातायात व्यवस्था बाधित हो गई है, एक जगह से दूसरे जगह लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि संसाधन का अभाव है। कुछ संसाधन हैं भी तो वह बड़ा महंगा संसाधन है, जिस संसाधन की कल्पना हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा। अब आपके पास पैसे हैं, कहीं जाना है, गाड़ी रिजर्व कर लीजिए, 10-5 हज़ार रुपया उसको भाड़ा दे दीजिए, ठाठ से वहाँ पहुँच जाइए। लेकिन जो गरीब गुरबा है वो चाह कर के भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो जीने का ढंग ही या कोरोना बदल दिया। कोरोना के संदर्भ में आप क्या जानते हैं? हो सकता है इस पर आपको प्रकाश डालने के लिए आप 10 पंक्ति इसी पर लिख दीजिए। भारत और चीन का वर्तमान में जो संबंध है उस पर प्रकाश डालिए। अभी ये भी आप देख रहे हैं चल रहा है, एकदम 3rd वर्ल्ड वार की स्थिति बन गई है। भारत को 28 देश खुलकर साथ देने के लिए तैयार हो गया है। चीन के साथ केवल 3 देश ही हैं जो छोटा देश सब है। जैसे एक तो खुद चीन है, इतना झूठ बोलता है कि उसकी झूठ की पर्दाफाश हो गई है। विश्व के देश इनके चाल को समझ गया है, इसीलिए इनको विरोध कर रहा है। एक पाकिस्तान है जो हिंदुस्तान को आज तक नहीं देखना चाहा। जानी दुश्मन जिसको कहते हैं, भारत पाकिस्तान के नज़रों में है। हालांकि भारत उसको जानी दुश्मन नहीं समझता है। जानी दुश्मन समझता तो कब का पाकिस्तान तबाह हो गया रहता, लेकिन अब वह अभी भी उसको अपना एक छोटा भाई समझता है। उसको बहुत समझाने का कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा दुष्ट है, कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाभारत में भी कहा गया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मनुष्य को जब विपरीत समय आने वाली होती है ना, उसके नाश का जब समय आने वाला होता है ना, तो उसका विवेक खत्म हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। कोई अच्छा बात अगर उसको कोई कहता है तो उसको वह अच्छा बात बुरा लगता है। नतीजा होता है कि उसका नाश हो जाता है। अंततो गत्वा वह नाश हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वही हाल है पाकिस्तान का, कटोरा लेकर के चारों ओर भीख मांग रहा है। अब उसे भीख भी नहीं मिल पा रही है। उस स्थिति में तो कोई अवलंब को पकड़ेगा ही। आज वह जमीन बेच रहा है चीन के हाथों, और चीन की ऐसी नीति है कि उसका जमीन खरीद रहा है, बदले में उसे पैसा दे रहा है, और इतना उसको जो है सो कि फुला दिया है कि अब रात दिन पाकिस्तान चीन का ही गुणगान कर रहा है। हालांकि चीन गंडमुंड में पड़ने वाला
देश नहीं है। वो पैसा भी देगा, उससे दोस्ती भी करेगा, उसका ज़मीन भी लेगा और धीरे धीरे करके उसको दिवालिया कर देगा। इस उद्देश्य में पाकिस्तान से चीन दोस्ती किया, लेकिन एक पाकिस्तान है जो मूर्ख अभी तक उसके राजनीति को समझा ही नहीं। एक उसका दोस्त है नेपाल, जो नया में दोस्ती हुई है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान चीन भारत का एक अभिन्न अंग था। बाद में चल करके यहाँ मुगलों का शासन हुआ, बहुत गुप्त राजाओं का शासन हुआ, मुगलों का शासन हुआ और भी बहुत से राजा महाराजा आए। बहुत पहले ये कट करके एक अलग देश हो गया, लेकिन ये छोटा सा कंट्री है। भारत पर सब दिन आश्रित रहा और भारत इसकी बहुत मदद किया। अभी अभी तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि साल 1.5 साल पहले काठमांडू में भीषण भूकंप आई, जिससे काठमांडू शहर बर्बाद हो गया। तो भारत उसकी बहुत मदद की। उस समय चीन कहाँ था? आज चीन उसका कान फूंक दिया है। आज वह चीन का राग गा रहा है। लेकिन नेपाल यह नहीं सोच रहा है कि चीन उसके लिए आस्तीन का सांप सिद्ध होगा। तो कहने का तो बहुत है, घंटों बोल सकते हैं इस पर, लेकिन हमको तो इतना बोलना नहीं है। आपको कह दिए कि टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। अब जैसे सुशांत कुमार जो राजपूत है, उसकी मौत हो गई। फिलहाल अभी टीवी पर, न्यूज़ पर, रेडियो पर रात दिन उसी की चर्चा हो रही है। आपके समझ में सुशांत सिंह राजपूत कैसे व्यक्ति थे? आप अपना मंतव्य उस पर दीजिए ना। ये बाहरी पढ़ाई हुई है, ये आपके अपने मनोवैज्ञानिक पढ़ाई हुई है। मन के अंदर से किसी विषय वस्तु के प्रति आपकी क्या भावना है, आप उसके संदर्भ में क्या कुछ वर्णन कर पाइएगा, तो ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो किसी एक विषय वस्तु पर आपको कुछ लिखने के लिए दे दिया जाएगा, आप हड़बड़ाइएगा नहीं कि सर ये तो मेरे सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन आपने कहाँ से दे दिया। इसीलिए मैं आपको पूर्व आगाह करा दिया हूँ कि विषय वस्तु से हट करके भी एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिससे आपके अंदर के बुद्धि परीक्षण लिया जाएगा कि आप में लिखने की क्षमता कैसी है, उस वस्तु पर प्रकाश डालने की क्षमता कैसी है, उस वस्तु के प्रति आपकी कितनी आगे तक उसकी आपकी सोच क्या है, वगैरह वगैरह। तो यही सब है और क्या है। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा 60 से 70 शब्द में ही दीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में ज़्यादा लंबा खींचिएगा हो सकता है कि अगला क्वेश्चन आपका छूट जाए। तो जब अगला क्वेश्चन छूट जाएगा तो एक क्वेश्चन अगर आपके 5 नंबर का है, अगर उसी क्वेश्चन को 3 पन्ना में लिख दीजिएगा तो आपको 10 नंबर थोड़े मिलेगा, 5.5 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तो बना हुआ एक फिक्स लिमिट। ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन है,
और जितना आपको लिखना है बस उतना ही लिखिए, ज़्यादा लिखिएगा आप समझिए। इसीलिए 60 से 70 शब्द में, 70 में 75 हो गया, 5 शब्द आगे पीछे हो गया, उससे कोई माने मतलब नहीं रखता है। लेकिन एक अंदाज से लिखिएगा, तीव्र गति में लिखिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की पढ़ाई को मैं यहीं स्थगित करता हूँ। पुनः कल मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।